गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस टू अकाउंटेंसी का शुरू करने वाले हैं, नो इफ और बट, यानी हम पार्टनरशिप आज शुरू करने वाले हैं। सबसे मेन टॉपिक जो आपका प्लस टू अकाउंटेंसी का है पार्टनरशिप, और सबसे ज्यादा मार्क्स जो वेटेज है वो भी पार्टनरशिप के अंडर ही आती है। तो प्लस टू में पार्टनरशिप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, और आने वाले समय में जितने भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम है आपके, या फिर कहें फाउंडेशन एग्जाम है, सीए, सीएस, इस तरह के सभी एग्जाम्स में भी पार्टनरशिप या तो फाउंडेशन लेवल पे पूछा जाता है या फिर इंटर लेवल पे पूछा जाता है। तो पार्टनरशिप का बेनिफिट यहाँ तो है ही, यानी प्लस टू में तो है ही, उसके साथ साथ आपको इन फ्यूचर भी पार्टनरशिप का काफी बेनिफिट होने वाला है। तो क्यों ना हम अभी से अच्छे से पार्टनरशिप को सीख लें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो प्लस टू का सिलेबस है, प्लस टू अकाउंटेंसी की बात मैं कर रहा हूं, प्लस टू अकाउंटेंसी, प्लस टू अकाउंटेंसी में आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहता है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो सेकंड आपका टॉपिक स्टार्ट होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है आपका फर्दर 5 टॉपिक में डिवाइडेड है। फर्दर 5 टॉपिक जो आपके हैं, फर्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक कह लीजिए या फिर फंडामेंटल कह लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक बातें फर्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं। उसके बाद मैं फटाफट से बता दूं आपको, सेकंड जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners। इस तरह से आपका थर्ड जो टॉपिक है एडमिशन से रिलेटेड, और जो फोर्थ है रिटायरमेंट, और फिफ्थ है आपका डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट और डेथ, और लास्ट में आपका जो डिसोल्यूशन टॉपिक है। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस में पार्टनरशिप के लिए 5 टॉपिक अपने कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक में आपका फंडामेंटल है, सेकंड टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थर्ड एडमिशन, फोर्थ इज योर रिटायरमेंट, एंड थर्ड इज योर फिफ्थ इज योर डेथ। तो इस तरह से सीक्वेंस में हम इन टॉपिक्स को कवर करते चले जाएंगे, और आज के लिए हम बिल्कुल बेसिक बातें करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहले मैंने आपको बता ही दिया है पार्टनरशिप का टॉपिक है, और पार्टनरशिप में जो हम बातें करेंगे आज फंडामेंटल्स के बारे में बातें करेंगे, और फंडामेंटल में बहुत बिल्कुल बेसिक बातें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो चलिए सबसे बेसिक बात पे आते हैं, मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप क्या है, उससे पहले हम ये देख लें कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्लस 1 में जो टॉपिक पढ़ा है, प्लस 1 में जिस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग पढ़ी है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी है, यानी वहां पर सिर्फ एक आदमी बिजनेस करता था, वही सारे बेनिफिट्स लेता था, वही सारे लॉस बियर करता था, वही लगभग सारी मैनेजमेंट करता था। इस तरह से एक ही आदमी का बिजनेस था, वो सारी अकाउंटिंग आपने उसके लिए सीखी है। तो जैसे ही प्लस 2 फेज में आप आते हैं, तो पार्टनरशिप आपका जो मेन टॉपिक है, इसके अंदर जैसे मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है, एक आदमी से कुछ ज्यादा आदमी यहाँ पर बिजनेस करेंगे, एक आदमी से कुछ ज्यादा आदमी यहाँ पर बिजनेस करेंगे। और वो क्यों करेंगे, उसका भी कारण है, क्योंकि एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा नहीं था, एक आदमी सारी मैनेजमेंट भी नहीं कर सकता था, और बहुत सारे ऐसे कारण कि जिससे एक आदमी जैसे बिजनेस कर रहा था उसकी कुछ लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन के कारण ही जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया सिस्टम निकल के आया, वो पार्टनरशिप निकल के आया।
उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो पार्टनरशिप का निकलने का कारण क्या हुआ? प्रोप्राइटरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन। तो चलिए अब बात करते हैं पार्टनरशिप के मीनिंग की, और पार्टनरशिप का मीनिंग कैसे होगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं एक बार पार्टनरशिप के एक्ट की, और पार्टनरशिप के एक्ट में पार्टनरशिप का मीनिंग। और पार्टनरशिप एक्ट क्या रहेगा आपका? पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी पार्टनरशिप से लेकर जितने भी मसौदे आपके होंगे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इंक्लूड होंगे। तो मैं अभी आपसे बात मीनिंग की करूंगा। जब दो या दो से ज्यादा लोग, देखिए सोल प्रोप्राइटर में एक ही आदमी था, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ बिजनेस करते हैं और उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। दो या दो से अधिक लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से जब एक साथ कार्य करते हैं या फिर कहें बिजनेस करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं होनी चाहिए। दो या दो से अधिक लोग, बिजनेस, प्रॉफिट मोटिव, बस ये 3-4 कीवर्ड आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि पार्टनरशिप के कुछ नेचर होते हैं, पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से, थ्योरेटिकल पोर्शन है आपकी बुक में, तो उसके आपको बुक से भी पढ़ना है, और मैं भी फटाफट से बता देता हूँ कि क्या क्या माजरा आपकी बुक में दिया है, यानी कैरेक्टरिस्टिक, यानी नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप। चलिए दो या दो से ज्यादा लोग तो होने ही चाहिए। सेकंड आपने कहा सर बिजनेस भी होना चाहिए। थर्ड आपने कहा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। फोर्थ आपने कहा सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, यानी प्रॉफिट आपस में डिवाइड करें, ठीक है। और आपस में उनका रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का होना चाहिए, यानी पार्टनर प्रिंसिपल भी एजेंट भी इस रोल में भी पूरा फॉलो करे। और बिजनेस का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पार्टनरशिप का जो अगर नेचर की बात करूं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और जो उनका बिजनेस है उनमें से सभी के द्वारा या उनमें से कुछ के द्वारा संचालित होना चाहिए, तब इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं मेरे प्यारे बच्चों? पार्टनरशिप। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। हमने बात कर ली है मीनिंग की, हमने बात कर ली है कैरेक्टरिस्टिक की। इसके बाद जो बात करते हैं, कभी कभी राइट्स की बात आ जाती है कि जो पार्टनर है उनके क्या क्या राइट हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं। तो अधिकारों की बात करें तो पार्टनर जो है उसका प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार है। पार्टनर जो है उसका अधिकार है वो बिजनेस में भी हिस्सा ले सके, यानी बिजनेस के कामों में भी भाग ले सके। पार्टनर है उसका अधिकार है वो बिजनेस के खातों की भी जांच पड़ताल कर सके। पार्टनर का ये भी अधिकार है कि कोई अगर नया पार्टनर आए तो उसकी सहमति के बिना ना आए। अगर पार्टनर ने कोई लोन बिजनेस को दे रखा है तो उसके ऊपर 6% ब्याज भी लेने का अधिकार पार्टनर को है। इस तरह से ये कुछ अधिकार है जो बुक में से आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे, और मैंने भी आपसे इनके बारे में बात कर ली। चलिए उसके बाद जो बात आती है पार्टनरशिप और एलएलपी के बारे में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो इसके बारे में हमने एक अलग से पूरा वीडियो शूट किया है, तो आपको मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस और दोनों के मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। चलिए उसके बाद जो टॉपिक आपको निकल के आएगा पार्टनरशिप डीड। उसके बाद जो टॉपिक निकल के आएगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? जब पार्टनर बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो उनके बीच में ओरल या रिटन फॉर्म में एक एग्रीमेंट होता है। ओरल होता है तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती, और जब रिटन फॉर्म में होता है तो उस एग्रीमेंट को भी हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं। तो यानी पार्टनरशिप डीड में वो सब चीजें शामिल होती हैं, जो वो सब व्यवहार शामिल होते हैं जो सभी पार्टनर एक साथ मिलकर करने पर सहमत हुए हैं। और बहुत सारी नेसेसिटीज के अंदर है, बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं, उनके बारे में भी हम बात करें। तो पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट जो आप म्यूचुअली पार्टनर्स के बीच में ये डिसाइड करता है कि पार्टनरशिप किस नाम की होगी,
पार्टनरशिप का बिजनेस क्या होगा, पार्टनर कौन कौन होंगे, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, किस पार्टनर को कितना लोन देने का, कितना लोन लेने का, कितना ड्राइंग करने का, यानी सब तरह की बातें अगर मैं कहूँ पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड होंगी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, लगभग 20 से 22 बातें हैं, वो सारी की सारी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड है। इसके ऊपर एक अलग से भी हम वीडियो शूट करेंगे, लेकिन थियोरेटिकल बातें हैं। पार्टनरशिप डीड में सभी वो बातें जो पार्टनरशिप को रन करने के लिए नेसेसरी हैं, वो सब इस चीज़ों के अंदर इंक्लूड हो। तो ये बात थी पार्टनरशिप डीड की। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर नहीं बनाते हैं, तो ऐसा संभव भी है कि ना भी बनाए। वो बहुत सारे काम अपने भाईचारे में प्रेम प्यार से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि उनके बीच में कोई ना कोई असहमति हो जाती है। तो उस असहमति को दूर करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ नियम बनाए। यानी अगर मैं बोलूं रूल इन एब्सेंस ऑफ शिप डीड, यानी अगर पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो उनकी समस्याओं का हल करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें रूल्स प्रोवाइड करवाता है जो एप्लीकेबल होते हैं। तो वो 8 रूल है, उनको भी आप एक बार से सुन लीजिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का अधिकारी नहीं है। किसी भी पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। मेरी बातें ध्यान से सुनिए। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा, और सभी पार्टनर जो प्रॉफिट होगा उसको बराबर बांटेंगे, और अगर लॉस होगा तो भी उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पार्टनर चाहता है सभी बुक्स को चेक करना तो उसका अधिकार है। कोई पार्टनर अगर बिजनेस में एक्टिव पार्ट करना चाहता है तो भी उसका अधिकार है। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि नया पार्टनर एडमिशन ना ले तो उसकी सहमति के बिना कोई और एक्शन नहीं लेगा। यानी पुराने पार्टनर की सहमति के बिना नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता। तो इस तरह से कुछ 8 नियम एप्लीकेबल है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अकाउंटिंग की। अभी तक तो हम बेसिक बात कर रहे थे, रूल्स की बात कर रहे थे, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में पार्टनरशिप डीड के कैरेक्टरिस्टिक, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर के राइट, इस तरह की थ्योरीज की हमने बात की। उसके बाद जब हम बात करते हैं, जो मेन टॉपिक निकल के आता है जिसके लिए हमें यहाँ पर काम करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अभी तक हम थ्योरेटिकल बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसके अंदर आपको मैं बता दूं, जो अभी तक आपने +1 में पढ़ा है वो सभी चीजें तो हमें ध्यान रखनी ही है। जैसे कि फाइनल अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, +1 में क्या प्रिपेयर करते थे आप? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आप प्रिपेयर करते थे बैलेंस शीट। यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना ही है और साथ के साथ आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, लेकिन इन बिटवीन
कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट और नेसेसरी अकाउंट्स भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एक क्विक सी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कुछ एडजस्टमेंट कह सकते हैं, कुछ अदर अकाउंट्स कह सकते हैं जो हमें पार्टनरशिप के केस में एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने पड़ेंगे। डिसोल्यूशन के केस में कुछ और एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, एडमिशन के केस में कुछ और हमें ट्रांजैक्शन डील करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की, और जो टॉपिक है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वो यूं का यूं रहेगा। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट लगभग वही रहेगी, और उसके अंदर जो बीच में कुछ एडजस्टमेंट आने वाली है, जो मेन टॉपिक आने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, समझेंगे बारीकियों से कि किस चीज की क्या वैल्यू है और किस चीज को किस तरह से डिवाइड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब ही ये है कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, उस प्रॉफिट को कैसे पार्टनर लोग बांटने वाले हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। धन्यवाद, नमस्कार।